हेलो दोस्तों, लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड में हम लोगों ने हाइड्रोजन के बेसिक्स पढ़े, उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में सीखा। कई सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थे, लैबोरेटरी में कैसे बनाते हैं, कमर्शियली कैसे बनाते हैं, मेटल का इस्तेमाल कब करते हैं, सिंगैस क्या होती है, वाटर गैस क्या होती है, उनके प्रपोर्शंस के बारे में भी पढ़ा था। आज हम लोग उसी हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज सीखेंगे। उम्मीद है वो सब आप लोग पढ़ रहे होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन में सबसे पहले हम अगर बात करेंगे तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की क्या होती हैं? बहुत ही छोटी सी चीज है, ये केवल 3-4 शब्दों में खत्म हो जाएगी। ये एक कलरलेस, कोई कलर नहीं होता भाई हाइड्रोजन में, टेस्टलेस, स्वादहीन, कोई भी स्वाद नहीं है इसमें, अडरलेस, यानी ये निकलती है तो आपको किसी भी तरीके की खुशबू नहीं आती, कोई स्मेल नहीं मिलती, अडर नहीं मिलती, अडरलेस गैस है। और साथ ही ये हाईली कंबस्टेबल है, हाईली कंबस्टेबल गैस है। एक कलरलेस, टेस्टलेस, अडरलेस और हाईली कंबस्टेबल गैस है हाइड्रोजन, जो जलती है पॉप साउंड करके, और हम ये लोग पहले भी सीख चुके हैं। आइए दूसरी बात करते हैं। मान लीजिए कल को हम चाहें कि हम हाइड्रोजन को लिक्विफाई करना चाहते हैं। सबने नाम सुन रखे हैं भाई, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, कई बात होती है। लिक्विड नाइट्रोजन हम लोग बायो में भी यूज करते हैं -196 डिग्री सेल्सियस पर सीड्स के प्रिजर्वेशन के लिए। यहां पे लिक्विड हाइड्रोजन अगर बनानी हो तो उसके लिए वेरी वेरी लो टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है और बहुत हाई प्रेशर लाना पड़ता है। एंड हाई प्रेशर, वेरी वेरी लो टेम्परेचर। नॉर्मल कंडीशंस में अगर बात करें तो ये -239 डिग्री सेल्सियस तक जाती है लिक्विड होते होते। यानी कि आपको इसको लिक्विफाई करना है तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सा लगता है, इतना कम टेम्परेचर है, ह्यूमनली तो पॉसिबल नहीं हो पाता, बहुत ड्रास्टिक कंडीशंस में भले ही हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही आइए हम बात करेंगे इनके उन आइसोमर्स के बारे में जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में सीखे थे, न्यूक्लियर आइसोमर्स। कौन कौन से थे? 2 सीखे थे, आज उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एक था भाई पैरा हाइड्रोजन, और दूसरा अगर आपको याद हो तो वो था ऑर्थो हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रेफरेंस मानते हुए मैंने आपको समझाया था कि पैरा का मतलब होता है ऑपोजिट, और इनके अंदर के प्रोटॉन्स ऑपोजिट स्पिन में होते हैं तो पैरा हाइड्रोजन कहते हैं, और सेम स्पिन में होते हैं तो ऑर्थो हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, बड़ी सरल सी बात थी। अगर बात करें इसके अकरेंस के बारे में कि भाई इन दोनों में से कौन सी पाई जाती है, तो स्टेबिलिटी के बारे में हम लोगों ने सीखा था कि ऑर्थो ज्यादा स्टेबल होती है, और इस दुनिया का रिवाज है जो जितना स्टेबल होगा वो उतना टिकेगा, उतना पाया जाएगा। हम लोग पढ़ाई डेली करते हैं, स्टेबिलिटी के साथ करते हैं, साल भर पढ़ते हैं, आगे निकल जाते हैं, टिके रहते हैं कंपटीशन के साथ। हम लोग डेली नहीं करते, स्टेबल नहीं है तो कंपटीशन से पीछे रह जाते हैं। ये लाइफस्टाइल वाली बात भी और केमिस्ट्री पे भी अप्लाई होती है। तो अकरेंस में अगर ऑर्थो ज्यादा स्टेबल है तो पाया भी ज्यादा जाएगा, लेकिन अभी हम लोग नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे इसका रेशियो 1:3 का होता है। यानी कि ये केवल 25% पाई जाती है और ऑर्थो केवल 75% पाई जाती है। सर क्या हम ऑर्थो और पैरा का परसेंटेज चेंज भी कर सकते हैं? बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर को कम ज्यादा करके। टेम्परेचर अगर आप ज्यादा करते हैं तो एक चीज बस अपने जहन में रखिएगा कि ऑर्थो हाइड्रोजन का ये मैक्सिमम लिमिट है। किसी भी कंडीशन में 75% से ऊपर ऑर्थो हाइड्रोजन नहीं पाई जाती। प्योर तो भूल जाइए, 75 के ऊपर भी बहुत मुश्किल है। 75% जनरली इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है, जनरली इसकी ये मैक्सिमम लिमिट है 75%।
लेकिन अगर हम टेम्परेचर को कम करते जाएं तो मैं लिखूंगा लो टेम्परेचर फेवर करता है पैरा हाइड्रोजन को। तो सर कितना लो करें तो कितना मिलेगा? आइए बात करें कि हम चाहेंगे हमें प्योर पैरा हाइड्रोजन मिल जाए। क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव है, लेकिन आप देख के ही कहेंगे कि क्या मजाक चल रहा है, ये संभव कैसे है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, हम तो नहीं करा सकते। हो सकता है साइंटिस्ट करा लेते हो, हम नहीं करा सकते। अगर आपको ये प्योर चाहिए, यानी जितनी हाइड्रोजन हो वो कंप्लीटली पैरा हो, 100 की 100% हाइड्रोजन पैरा फॉर्म में एग्जिस्ट करे, 0% ऑर्थो हो, तो इसके लिए आपको एब्सोल्यूट जीरो के करीब जाना पड़ता है। एब्सोल्यूट जीरो जानते हैं आप लोग? 0 केल्विन टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। टेम्परेचर की लोएस्ट लिमिट जो है, जहां पे मॉलिक्यूल्स का एग्जिस्टेंस ही नहीं माना जाता है, कहते हैं मॉलिक्यूलर मोशन बंद हो जाते हैं वहां पे जाकर, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। उसके पास ही आपको मिलेगा लगभग 20 केल्विन के आसपास आपको ये मिलने लगता है। हम लोग कह देते हैं नियर एब्सोल्यूट जीरो। 20 केल्विन इसकी शुरुआती वैल्यू है, यानी अगर 20 केल्विन पे भी मिल रहा है तो इसको सेल्सियस में चेंज करेंगे तो -253 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आएगी। अनइमेजिनेबल सा टेम्परेचर है, फील करना तो छोड़िए, हम लोग सुनते भी नहीं है ऐसे टेम्परेचर्स को आम जिंदगी में। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं पैरा हाइड्रोजन, ऑर्थो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, कि ये कलरलेस, टेस्टलेस, अडरलेस और हाईली कंबस्टिबल गैस होती है जो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। लिक्विफिकेशन बहुत मुश्किल है, और पैरा ऑर्थो हाइड्रोजन का कैसा एग्जिस्टेंस है, कैसा अकरेंस है, किस टेम्परेचर पर कितनी पाई जाती है। क्योंकि हम लोगों ने यहां फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। हम आगे बढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। बहुत बढ़िया। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो हम सीखेंगे वो होगी हमारी भाई रिएक्शन विद हैलोजेंस। कमाल की रिएक्शन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कैसे होती है आइए सीखिए। H2 आराम आराम से सीखेंगे, कोई जल्दी की बात नहीं है। प्लस X2 देगा ट्वाइस HX। हाइड्रोजन की रिएक्शन हैलोजन से हैलो एसिड मिलता है। ये हैलो एसिड का ग्रुप होता है। आप यहां क्लोरीन लीजिए, HCl मिलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, Br लीजिए HBr मिलेगा हाइड्रोब्रोमिक एसिड, F लीजिए HF मिलेगा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। इंपॉर्टेंट जितनी ये रिएक्शन है उतनी ही इंपॉर्टेंट इन हैलोजन की रिएक्टिविटी होती है इसमें। अगर हम बात करें इस रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर कैसा होगा, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन, द मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन, सुपर हैलोजन भी बोलते हैं इसलिए इसको कभी कभी, फिर क्लोरीन, फिर हमारी ब्रोमीन और फिर आयोडीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी, आयोडीन सबसे कम रिएक्टिव होगी। और अगर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के बेसिस पे बात करें तो मैं आपको बताता हूं कि ये रिएक्टिविटी चेंज कैसे होती है। ये रिएक्शन आप फ्लोरीन के साथ कराइए, डार्क कंडीशंस में भी ये रिएक्शन एक्सप्लोजिव होती है फ्लोरीन के साथ। आप फ्लोरीन छोड़िए और क्लोरीन उठाइए यहां से, तो आपको मिलेगा कि डार्क में रिएक्शन हो रही है लेकिन रिएक्शन में स्पीड नहीं है, बहुत धीरे प्रोडक्ट मिल रहा है। हल्की सी रोशनी दीजिए, थोड़ी सी एनर्जी, और आपको प्रोडक्ट तेज मिलने लगेगा। हल्का से डिफ्यूज्ड सनलाइट दीजिए, अर्ली मॉर्निंग की जो लाइट होती है, तो रिएक्शन और तेज हो जाएगी। और अगर डायरेक्ट हार्श सनलाइट के प्रेजेंस में आप इस रिएक्शन को कराएंगे तो ये भी रिएक्शन एक्सप्लोजिव हो जाएगी। लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, उसमें भी आयोडीन तो बहुत ही कम रिएक्टिव है, जिसकी वजह से इन रिएक्शंस को कैटलिस्ट की जरूरत पड़ जाती है। और अगर कैटलिस्ट को इस्तेमाल ना किया जाए तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती हैं, प्रोडक्ट अपने आप रिएक्टेंट्स में बदलने लगता है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है ब्रोमीन और आयोडीन के केस में। तो हम आयोडीन और ब्रोमीन जैसे
लेस रिएक्टिव हैलोजेंस के लिए एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है और एनसीईआरटी इतना लिख के छोड़ देती है। लेकिन मैं बताऊंगा कि ये कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है प्लैटिनम। प्लैटिनम को इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा टेम्परेचर भी एलिवेट कराते हैं, आसानी से रिएक्शन आगे बढ़ जाती है। सिंपल सी रिएक्शन थी, इंपॉर्टेंट पार्ट इसकी रिएक्टिविटी और हैलो एसिड्स का फॉर्मेशन। क्योंकि HCl हमारे लिए कमर्शियली एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, उसका बनाना बहुत जरूरी होता है और यह बहुत आसान तरीका है। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी, बिकॉज देयर वाज नथिंग क्वाइट डिफिकल्ट अबाउट इट। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट रिएक्शन। आइए बात करें दूसरे रिएक्शन की। तो दूसरी रिएक्शन वो है कि अगर ये होती, देखो होती है तो लिख ही रहे हैं, अगर नॉर्मल कंडीशंस में होती तो दुनिया में बात ही नहीं थी, कोई कमी नहीं पड़ती आपको। लोग कहते जल ही जीवन है, तो कोई ना कहता कि जल ही जीवन है। रिएक्शन विद O2, H2 की रिएक्शन आप O2 से कराइए। बैलेंस करने के लिए 2H2 ले लेता हूं, आप हाफ O2 भी ले सकते हैं। समझ गए होंगे क्या बनेगा, वाटर। लेकिन जितनी आसानी से यहां लिख दिया है उतनी आसानी से ये रिएक्शन नहीं होती। इस रिएक्शन के लिए ड्रास्टिक कंडीशंस चाहिए होती हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और उस एनर्जी के बाद ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। ये पॉइंट आपकी टेक्स्ट बुक कहती है और इतना लिख के छोड़ देती है। हाईली एक्सोथर्मिक वैल्यू भी दी हुई है, वो हमें याद करने की जरूरत नहीं है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर ये सच में हुआ करती नेचुरल कंडीशंस में, एनवायरमेंटल कंडीशंस में, तो कितना बढ़िया रहता कि हम बारिश की जरूरत होती तो हम गैस वाले गुब्बारे खरीद के लाते हैं, उनको अपने सर के ऊपर फोड़ देते और बारिश में नहा लेते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इनके लिए आपको बहुत ड्रास्टिक कंडीशंस चाहिए होती हैं। हाई वोल्टेज पे, बहुत हाई टेम्परेचर पे, एक्सट्रीम्स ऑफ कंडीशंस में रिएक्शन हो पाती है। पर ना पानी इतनी जल्दी नहीं बनता, इसीलिए कहते हैं जल ही जीवन है। जल बचाएं, कल बचाएं। खैर, जल बाद में बचाएंगे, पहले हम अपनी केमिस्ट्री को बचाते हैं। इसके बाद आती है तीसरी रिएक्शन, और वो है रिएक्शन विद नाइट्रोजन। बड़ी खूबसूरत रिएक्शन, पढ़ते आ रहे हैं इसको काफी लंबे समय से हम लोग। कुछ ऐसी होती है, N2 प्लस 3H2 बैलेंस करने के लिए फिर से मैंने इस्तेमाल किया है, और देती है ट्वाइस अमोनिया। अमोनिया को बनाने का कमर्शियल मेथड नाम है हेबर्स प्रोसेस। नाम ही इंपॉर्टेंट है जी, हेबर्स प्रोसेस। स्टोइकियोमेट्री में अगर आप सवाल करेंगे मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर के, तो इस पे बहुत सवाल पूछे जाते हैं हेबर्स प्रोसेस पे। यही होती है हेबर्स प्रोसेस। इसकी बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वैसे तो आपने वहां से भी सीखी होगी, और बहुत आसान सी बैलेंसिंग है, आप देख सकते हैं सामने। और इस रिएक्शन के लिए जो कंडीशंस होती हैं, हम आयरन को, पाउडर्ड आयरन को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। और सिर्फ कैटलिस्ट से काम नहीं चलता, हमें और तेज रिएक्शन चाहिए, तो हम मोलिब्डेनम को एज अ कैटालिटिक प्रमोटर इस्तेमाल करते हैं। ये कैटलिस्ट हम लोग कई बार सुनते हैं, और कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए प्रमोटर यूज करते हैं, कम करने के लिए इनहिबिटर यूज करते हैं। कई बार कैटालिटिक पॉइजन भी कहते हैं। कम करने के लिए इनहिबिटर, और कैटलिस्ट की पावर बढ़ाने के लिए कैटालिटिक प्रमोटर। तो यहां पे कैटालिटिक प्रमोटर है मोलिब्डेनम। साथ ही साथ हाई प्रेशर, लगभग 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाई टेम्परेचर को भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रेशर और टेम्परेचर तो देखिए हमारे इच्छाओं से हम वैरी कर सकते हैं, जितनी तेज चाहिए उतना बढ़ा देंगे। लीच-एटिलियर प्रिंसिपल के हिसाब से इसको कराई जाती है, इक्विलिब्रियम चैप्टर में आप पढ़ेंगे, उसी हिसाब से कंडीशंस भी ली जाती हैं। तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे होती है। प्रेशर टेम्परेचर कभी नहीं रटे जाते, ऐसे आप रटने बैठेंगे तो हर एरो के नीचे एनसीईआरटी लिखती है, हम याद नहीं करते। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर इतना बहुत है। आइए आगे बढ़ते हैं यहां से। हेबर्स प्रोसेस बहुत आसान प्रोसेस होती है, सब पढ़ते आ रहे हैं क्लास 10th से, 11th में पढ़ी होगी। अमोनिया के फॉर्मेशन की प्रिपरेशन मेथड भी है, ये कई बार पढ़ने को मिलेगी। इसके बाद हम लोग सीखेंगे
चौथे नंबर पे रिएक्शन विद मेटल्स, और यहां बात किसकी करेंगे? एस ब्लॉक वाले मेटल्स यानी एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल की। ठीक है, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल एम से डिनोट कर देता हूं, कोई भी हो सकता है, वैलेंसी आप जानते हैं, ये +1 शो करेंगे, ये +2 शो करेंगे। कि रिएक्शन जब हम H2 से कराते हैं तो हमें मेटल का हाइड्राइड मिलता है, जो जनरली आयनिक होता है। सारे आयनिक नहीं होते, जनरली आयनिक होता है। और ये वाली जो हाइड्रोजन है ये -1 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, हाइड्राइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इसीलिए ये एनोड पर जाके लिबरेट होगी, कैथोड पर नहीं होगी। मैंने पढ़ाया था जब H+ के फॉर्म में होगी तो कैथोड पे लिबरेट होगी, H- के फॉर्म में होगी तो एनोड पे लिबरेट होगी, अगर हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। खैर, आगे इसके बारे में पूरा टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, मेटालिक हाइड्राइड्स और आयोनिक हाइड्राइड्स में, मतलब हाइड्राइड्स के बारे में काफी कुछ पढ़ेंगे। तो इतना आप करके यहां पर छोड़ सकते हैं कि एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स डायरेक्टली हाइड्रोजन से रिएक्ट करके आयोनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं जनरली। ठीक है, केवल एनसीईआरटी इतना लिख देती है तो मैंने भी लिख दिया है, बाकी इनकी कई सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे आज ही की वीडियो में। आइए अगली रिएक्शन पढ़ते हैं, और वो है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। आइए ये क्या होता है? यहां पे हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। होता क्या है, पहले हम लोग आयंस की बात करते हैं। कोई भी आयन मान लीजिए Cu+2 माना मैंने, ऐसा कोई भी आयन जो कम एक्टिव है, एनसीईआरटी या हमारी टेक्स्ट बुक कहती है जो आयरन से कम एक्टिव एलिमेंट्स हैं या आयरन से कम एक्टिव मेटल्स हैं, ये उनके आयन के साथ रिएक्ट कर जाती है और आपको देगी Cu सॉलिड, नीचे का एरो मतलब प्रेसिपिटेट बनाएगी, कॉपर आपको मिलेगा, और साथ में H+ आयन में खुद चेंज हो जाती है। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को +2 से 0 कर दिया तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है। आयरन के नीचे लेस एक्टिव मेटल्स। कई बार हमारे सामने ऐसे मेटल्स आएंगे जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा कि ये ज्यादा एक्टिव है या कम एक्टिव है, लेकिन हमें कुछ ऐसे मेटल्स पता हैं जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसे Fe+2 Fe+3, lead+2 lead+4, Sn+2 Sn+4। तो जितने भी ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं, अगर 2 या 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, जैसे Mn+2 और MnO4- में पर मैंगनेट में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, तो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाले। पोटेशियम डाइक्रोमेट Cr2O7-2, पोटेशियम +6 और Cr+3, इनमें इसमें +6 है, ये +3 है, तो +6 वाली यानी कि हायर वाली हमेशा कम रिएक्टिव होती है, लोअर वाली ज्यादा एक्टिव होती है। तो इनमें से किसी की भी रिएक्शन हम हाइड्रोजन से कराएंगे, ये इनका सॉलिड प्रेसिपिटेट करा देगा, सॉलिड हमें मिलेगा और हाइड्रोजन खुद ऑक्सीडाइज होकर H+ बनाएगा। सेम टाइप की रिएक्शन आपको ऑक्साइड के साथ भी देखने को मिलेगी। कि मान लीजिए आपने मेटल का ऑक्साइड लिया MxOy, वैलेंसी पे डिपेंड करेगा उसका फॉर्मूला, रिएक्शन कराई हाइड्रोजन से, क्या बना? मेटल, कितने मोल? x मोल, क्योंकि x मोल है, प्लस बना H2O, कितने मोल? YO है, तो बैलेंस करने के लिए ये और YH2। ठीक है, बैलेंस करने में काम आएगी, आप देख के तुरंत बैलेंस कर लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। याद रखिएगा, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट जिस भी मेटल के होते हैं, हायर वाला ऐसी रिएक्शन शो करेगा। एग्जाम्पल लेकर देखूंगा मैं। क्यूप्रिक ऑक्साइड, रिएक्शन कराइए H2 से, मिलेगा क्या? Cu सॉलिड, कॉपर आपको मेटालिक फॉर्म में,
और H2O, एक मॉलिक्यूल वाटर। तो कुछ इस प्रकार होती है ये रिएक्शंस, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखाती हैं हाइड्रोजन की, और हम लोग यहां पे इसको खत्म करते हैं। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। बहुत आसान, बहुत बेसिक चीजें हैं ये। रब कर दूं? चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसकी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और वो है रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन्स। वैसे तो हाइड्रोकार्बन्स आपको चैप्टर ही मिलता है 11th क्लास में, उसमें भी आप सब पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी रिएक्शंस आगे आएंगी, लेकिन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो इंपॉर्टेंट है, आइए मैं आपको वो बताता हूं। पहली होती है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ओलेफिन्स। अगर आपने इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है तो आपको याद होगा ओलेफिन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये रिएक्शन कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐड कराते हैं हाइड्रोजन और इस्तेमाल करते हैं एज अ कैटलिस्ट। याद करिए, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन, मैंने पढ़ाया था कि ऑक्लूडेड हाइड्रोजन क्या करता है, सरफेस पे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को थोड़ा फैला देता है, उसके बॉन्ड को स्ट्रेन कर देता है, आराम से टूट जाती है। तो इस्तेमाल करते हैं उन्हीं मेटल्स को, कौन? पैलेडियम, प्लैटिनम और कॉमनली निकल। क्यों? क्योंकि सस्ता है। अगर निकल की जगह आप प्लैटिनम यूज करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन प्रेशियस एलिमेंट है, इस्तेमाल नहीं करते। क्या बनेगा भाई? ये वाला बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजिनेशन, नाम ही कहता है हाइड्रोजन का एडिशन होगा, 2 H ऐसे जुड़ेंगे और ये बना लेगा एक सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। देखिए, ये सिर्फ इथाइलिन से एथेन बनाने में ही काम नहीं आता है, इसका मेन काम है जो हमारे वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं। वेजिटेबल मतलब पौधों से मिलने वाले जो तेल होते हैं, उनकी रिएक्शन अगर हम इससे करा दें तो हमें मिल जाता है वेजिटेबल फैट। मार्गरीन के नाम से भी कई बार जाना जाता है कमर्शियली। अब मान लीजिए वहां पे क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मार्गरीन, और तुम्हें यही नहीं पता मार्गरीन क्या होती है, तो आसान सी इक्वेशन है, मार्गरीन केवल उसका कमर्शियल नाम होता है, बहुत काम आती है। वेजिटेबल ऑयल जो वनस्पति तेल है, यानी कि हमें पेड़ पौधों से जो तेल मिलते हैं उसको वेजिटेबल फैट। देखिए, एनिमल फैट अलग होता है, गाय के दूध से बना घी, शुद्ध देसी घी, वो एनिमल फैट है। ये वेजिटेबल फैट बनता है जिसको हम लोग डालडा घी बोलते हैं अपनी कॉमन लैंग्वेज में, ये वही है वेजिटेबल फैट, मार्गरीन कहते हैं। सेहत के लिए कुछ खास अच्छा नहीं होता, लेकिन कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैसे बहुत कमाए जाते हैं इससे। ठीक है जी। दूसरी रिएक्शन हाइड्रोकार्बन में हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोफॉर्माइलेशन। हाइड्रोफॉर्माइलेशन कैसे होती है? ये रिएक्शन है हाइड्रोजन से ज्यादा वाटर गैस की। याद करिए, हम लोगों ने सीखा था वाटर गैस का एक और नाम दिया था सिन गैस, सिंथेसिस में काम आती थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, इसीलिए तो नाम दिया था। CO प्लस H2 सिन गैस की रिएक्शन कराते हैं एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, और बदले में आपको मिलते हैं एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स मिल जाते हैं और एल्डिहाइड्स फर्दर इस हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं, रिडक्शन होता है। और ऑर्गेनिक में आप लोग भली भांति पढ़ेंगे कि जब एल्डिहाइड्स का रिडक्शन होता है तो एल्कोहल बनता है। कुछ ऐसा रिएक्शन सीक्वेंस है। हाइड्रोफॉर्माइलेशन किसका कराया? ओलेफिन का। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबली बॉन्डेड यहां पर लिया गया है, डबली बॉन्डेड कंपाउंड पे CO प्लस H2 सिन गैस के मिक्सचर को रिएक्ट करवाया है। सबसे पहले आपको एक एल्डिहाइड मिला है, CHO ग्रुप लगा हुआ है, और इस एल्डिहाइड ने फर्दर हाइड्रोजन से रिएक्ट कर कर खुद को रिड्यूस कर लिया है एल्कोहल में। ये रिडक्शन रिएक्शन है। हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन केवल ऊपर वाली है,
वो तो इसने रिडक्शन कर लिया है क्योंकि हाइड्रोजन को देखते रिड्यूस हो जाता है, बड़ी आसानी से रिएक्ट हो जाता है और आपको अल्कोहल मिलता है ऐसी रिएक्शंस में। ये कुछ रिएक्शंस हैं जो हमारी किताब में दी होती हैं। इसी के साथ साथ एक आखिरी रिएक्शन फिर से सिनगैस की, और ये वो रिएक्शन है जिसके बाद हमने सिनगैस सीखी थी आखिर होती क्या है। कैटलिस्ट के नाम पे कोबाल्ट को यूज किया जाता है और आपको इस रिएक्शन का प्रोडक्ट मिलता है CH3OH। मीथेनॉल स्पिरिट में कंपोजिशन इंपॉर्टेंट होता है इसका। मीथेनॉल मिलता है, मिथाइल अल्कोहल बोल सकते हैं, CO+H2। अगर आप इनका रेशियो देखें तो इसका 1 मॉलिक्यूल या 1 मोल इस्तेमाल हुआ है, इसका 2 मॉलिक्यूल या 2 मोल इस्तेमाल हुए हैं। मिथेनॉल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में है, मिथेनॉल की सिंथेसिस डायरेक्टली कर रहा है 1:2 के रेशियो को। याद करिए, इसी रेशियो में तो पहले इसे सिंथेसिस गैस या सिन गैस बोला गया था और 1:1 रेशियो को वाटर गैस बोला था। क्यों वाटर गैस बोला था? कोक पे जब वाटर या स्टीम की रिएक्शन होती थी तो 1:1 के रेशियो में बनते थे, तो उसको वाटर गैस कह दिया, 1:2 को सिन गैस कह दिया। बाद में बोला गया कि ये क्यों चक्कर पालना, भाई रेशियो तो कुछ भी हो सकता है, मिक्सचर ही तो है, मिक्सचर में कोई रेशियो फिक्स तो है नहीं। अगर रेशियो चेंज हो, कैसा भी रेशियो हो जाए, CO और H2 के मिक्सचर को अब हम लोग सिंथेसिस गैस या सिन गैस ही बोलते हैं। बढ़िया बात है। मिथाइल अल्कोहल की जनरेशन में मदद करती है ये रिएक्शन, इसी की वजह से इस मिक्सचर को नाम दिया गया सिन गैस। बढ़िया बात है। तो यहां इसकी कुछ रिएक्शंस आकर खत्म हो जाती हैं। बाकी आप लोग आगे अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग कंपाउंड्स के साथ इसकी रिएक्शंस बिल्कुल पढ़ेंगे, यहां पर वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे हाइड्रोजन के कुछ कंपाउंड्स पढ़ने। 2 कंपाउंड्स पढ़ते हैं हम लोग, एक तो हाइड्राइड्स और दूसरा ऑक्साइड्स। हाइड्राइड्स के नाम पे अभी पढ़ेंगे, कई तरीके के होते हैं। उसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे तो ऑक्साइड्स पढ़ने लगेंगे। वाटर, D2O हैवी वाटर यानी कि ड्यूटेरियम का ऑक्साइड, और H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, और ये चैप्टर वहां पर खत्म हो जाता है। मैंने कहा था पढ़ने में ये छोटा सा चैप्टर है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग आज सीखेंगे हाइड्राइड्स। किस एलिमेंट के साथ किस टाइप का हाइड्राइड बनाना पसंद करेगा हाइड्रोजन, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होंगी, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इन हाइड्राइड्स ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट टाइप ऑफ हाइड्राइड्स दैट वी विल स्टडी विल बी सलाइन और आयोनिक, और इन्हीं को एक और नाम दिया जाता है सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स। ठीक है। सलाइन जैसे पानी होता है, सलाइन वाटर कौन सा होता है? सी वाटर, जिसमें आयंस घुले हों, तो ये भी आयंस देते हैं पानी में घुलकर। आयोनिक, आयोनिक होते हैं। सॉल्ट लाइक, सॉल्ट जैसे क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये भी क्रिस्टलाइन लैटिस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सॉलिड स्टेट में इसकी फर्दर स्टडी करते हैं हम लोग, लेकिन यहां पे कुछ बेसिक बातें सीखेंगे। सबसे पहले भाई कौन बनाता है इनको? तो इनको बनाते हैं हमारे प्यारे छोटे से एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ज्यादा तो है ही नहीं, थोड़े से ही तो हैं। 2 तो बेचारे ग्रुप हैं, एक एल्कली मेटल, एक एल्कलाइन अर्थ मेटल, उसमें भी एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम थे ही जरा से। आखिरी के 2 एक हर ग्रुप में एक एक रेडियो एक्टिव हैं, उनकी प्रॉपर्टी वैसे ही नहीं पढ़ते, 2 और हटा दिए एल्कलाइन अर्थ मेटल से, बेरिलियम और मैग्नीशियम। ये कैसी हाइड्राइड्स बनाते हैं? तो मैं आपको बताऊंगा कि ये बनाते हैं कोवैलेंट पॉलीमरिक हाइड्राइड्स। ये बनाएंगे कोवैलेंट पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स, बेरिलियम और मैग्नीशियम। बाकी जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स, आप Na ले लीजिए, आप कैल्शियम ले लीजिए, आप पोटेशियम ले लीजिए, आप सीजियम ले लीजिए, आप बेरियम ले लीजिए, बना कर देंगे आपको आयनिक हाइड्राइड्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। नॉर्मल सी रिएक्शन होती है,
मान लीजिए Ca की रिएक्शन आपने H2 से कराई, CaH2 बनके तैयार हो जाता है। CaH2 कैल्शियम का हाइड्राइड, एक आयोनिक हाइड्राइड है। अगर इसके ऊपर पानी डाल दिया जाए, हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए तो हाइड्रोजन एमिट करता है, इसीलिए इसका एक नाम हाइड्रोलिथ भी होता है। हालांकि हमारे पढ़ने लायक वो चीज नहीं है, हमें केवल इतना सीखना है कि कौन से एलिमेंट्स इन्हें बनाते हैं। H माइनस के फॉर्म में इसमें हाइड्राइड होगा, कैसे पता चलेगा? फिर से ध्यान रखिए, अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएं, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस हाइड्रोजन लिबरेट होगी एनोड पर, हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट एनोड। एनोड पॉजिटिव होता है और भाई पॉजिटिव के पास वही जाएगा जो नेगेटिव हो, ऑपोजिट ही अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो एनोड के पास नेगेटिव जाएगा, माइनस के फॉर्म में है तभी एनोड पे ये लिबरेट हो रहा है, प्लस के फॉर्म में होता है तो बिल्कुल कैथोड पर जाता। ठीक है, तो H माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बेरिलियम और मैग्नीशियम की अगर बात करें तो ये आयोनिक हाइड्राइड्स बनाना पसंद नहीं करते, ये कोवेलेंट पॉलीमरिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं क्योंकि उनका ऑक्टेट पूरी नहीं हो पाती तो पॉलीमराइज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी बात इन्हीं हाइड्राइड्स के बारे में। इन हाइड्राइड्स में सपोज NaH लेते हैं और आप H2O से रिएक्शन कराएं, तो हम लोगों ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में ही पढ़ा था कि मेटल हाइड्राइड या आयोनिक मेटल हाइड्राइड की अगर हाइड्रोलिसिस करा दी जाए तो अपने को मिलता है NaOH प्लस H2 गैस। ये तो एस्केप कर गई, ये सोल्यूशन में बच जाता है एक्वस। हाइड्रोलिसिस कराई यानी कि हम बिल्कुल लिख सकते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस these ionic hydrides produce hydrogen, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और ध्यान से अगर आप देखें तो NaH को पानी में डिसॉल्व कर दीजिए तो इसका एक्वस सोल्यूशन बनेगा, और इसका एक्वस सोल्यूशन भले रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन निकल गई, सोल्यूशन में क्या बचा? NaOH, कॉस्टिक सोडा, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हम लोग कह देते हैं कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयोनिक हाइड्राइड्स या सेलाइन हाइड्राइड्स या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्यों बेसिक है भाई? NaOH दे गए, यहां पर आप कोई और लेंगे तो आपको हाइड्रोक्साइड ही मिलेगा। स्ट्रॉन्ग बेस हो या वीक बेस हो, बेस मिलेगा, बेसिक नेचर के होंगे इनका एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, आई होप इतना समझ में आपको आया होगा। तो इसको हटाकर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टाइप के हाइड्राइड पे, और उनका नाम है मेटालिक हाइड्राइड। कैसे बनाए तो पिछले वाले भी मेटल में थे, रुक जाओ देखो। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, या फिर तीसरा और एक और इंपॉर्टेंट नाम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। ये सब एक ही टाइप के हाइड्राइड्स के नाम है। दूसरे टाइप है मेटालिक, इंटरस्टिशियल या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। सबसे पहले फिर से वही पढ़ेंगे कि भाई ने बनाता कौन है, तो हम कहेंगे जैसे वहां कहा था S ब्लॉक बनाते हैं, ये D और F ब्लॉक वाले बनाएंगे, D और F ब्लॉक वाले बनाएंगे। एक एक करके इनके नाम सीखेंगे कि आखिर ऐसा कहते हैं। कई लोग इनको एक और नाम भी दे देते, कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस, लेकिन क्योंकि इसमें हाइड्राइड नाम का जिक्र नहीं है तो हम नहीं लेते। इस कंपाउंड को सॉलिड सॉल्यूशन बोल दिया जाता है क्योंकि ये थोड़े सॉल्यूशन टाइप के ही होते हैं। आइए दिखाता हूं कैसे। ये हमारा ट्रांजिशन मेटल था, किसी को भी आप मान सकते हैं, निकल को ले लेते हैं। ट्रांजिशन मेटल, बड़े साइज के एटम्स होंगे, बॉन्ड बनने के बाद इनके बीच में काफी सारी खाली जगह होती है लैटिस में, और इन खाली जगहों को हम लोग नाम देते हैं
इंटरस्टिशियल स्पेस। देखो ये नाम आपको कई बार मिलेगा, केमिस्ट्री में ही नहीं बायोलॉजी में भी मिलेगा। इंटरस्टिशियल स्पेस, दो एटम्स के बीच में यहां इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। वहां टिश्यू में इंटरस्टिशियल स्पेसेस पाए जाते हैं बायोलॉजी में, वो आप वहां पे सीखिएगा। यहां पर ये इंटरस्टिशियल स्पेस है और हाइड्रोजन क्या करती है, यहां पर आकर सेट हो जाती है, बैठ जाती है। और स्पेस टेम्परेचर के हिसाब से अदल बदल सकते हैं, स्पेस मेटल की सरफेस के हिसाब से अदल बदल सकते हैं। तो इस वजह से इन हाइड्रोजन का कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता। फिक्स्ड अमाउंट ना होने की वजह से हम इन्हें नॉन स्टोइकियोमेट्रिक बोलते हैं। याद करिए मोल कॉन्सेप्ट की स्टोइकियोमेट्री में हम पढ़ते ही क्या थे, रिलेशन ही तो बनाते थे उनके बीच में कि अगर इतने अमाउंट का ये लेंगे तो उतने अमाउंट का प्रोडक्ट बनेगा, इतना नाइट्रोजन लेंगे तो कितना अमोनिया बनेगा हेबर प्रोसेस से, इतना हाइड्रोजन लेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह पढ़ा करते थे। तो स्टोइकियोमेट्री में हम लोग रिलेशंस ही बनाते थे और वो फिक्स्ड रिलेशंस होते थे कि अगर इतना लिया है तो उतना ही बनेगा, उससे ज्यादा नहीं बनेगा, उससे कम नहीं बनेगा। इनमें ऐसा नहीं है, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, कितना भी हो सकता है, पॉइंट्स में पाए जाते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसे है NiH 1.97, जस्ट रैंडम वैल्यू, कुछ भी ले सकते हैं, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती इनकी, इसलिए इनको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड भी नाम दिया जाता है। और क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेस में हाइड्रोजन घुस के बैठा है तो इसको हम लोग इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी बोलते हैं। क्योंकि इतने सब होने में कहीं भी मेटल की टेंडेंसी पे कोई फर्क नहीं आया। ये कंपाउंड्स अभी भी मेटल्स की तरह ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मेटालिक प्रॉपर्टीज बनाए रखते हैं, इसलिए इन्हें मेटालिक हाइड्राइड्स भी बोला जाता है। जबकि बात करें हम लोग इससे पहले पढ़े आयनिक हाइड्राइड्स की, तो वो आयोनिक हाइड्राइड सॉलिड थे, सॉल्ट लाइक थे, पढ़ा था, सॉलिड थे। सॉलिड फॉर्म में कोई भी आयनिक कंपाउंड कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। केमिकल बॉन्डिंग के आयोनिक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में आप लोग ये चीज बिल्कुल पढ़ते हैं और पता भी होता है कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि आयंस है पर मूवेबल नहीं है। लेकिन मोल्टेन स्टेट में करते हैं तो वो हाइड्राइड्स मोल्टेन स्टेट में करेंगे, जबकि ये हाइड्राइड्स सॉलिड स्टेट में भी करते हैं क्योंकि इनमें मेटालिक प्रॉपर्टीज रहती हैं, इसीलिए इनको नाम दिया जाता है मेटालिक हाइड्राइड्स। दूसरी बात, क्या सर सारे डीएफ ब्लॉक वाले बनाएंगे? जी नहीं, ग्रुप 7, 8 और 9 नहीं बनाते हाइड्राइड्स और इसी वजह से इसको एक नाम दिया जाता है हाइड्राइड गैप, क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल हाइड्राइड्स बनाती है। अब शुरू से लो, एस ब्लॉक बना रहे थे, आगे तक जाओ, नोबल गैस छोड़ दो, वो तो रिएक्ट ही नहीं करते, नोबल एलिमेंट्स हैं, हैलोजेंस तक हाइड्रोजन कंबाइन करके हाइड्राइड्स बनाते हैं, HCl, NH3, H2O सब बनाते हैं, केवल ये 3 नहीं बनाते। हाइड्राइड गैप कहते हैं इसको कि ये गैप सा आ जाता है हाइड्राइड में, यहां से यहां तक बन रहे हैं, इसको छोड़ के आगे भी बन रहे हैं, बस बीच में नहीं बनते, कहते हैं हाइड्राइड गैप। इसके अलावा 6th ग्रुप में भी केवल एक क्रोमियम है जो CRH बनाता है, बाकी इसके नीचे वाले भी पसंद नहीं करते हाइड्राइड को बनाना। तो अगर आपसे पूछे कभी विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड डज नॉट एग्जिस्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स, तो ढूंढिएगा इन तीनों में से कोई, और अगर ना दिया हो तो 6th ग्रुप का देखिएगा क्रोमियम के नीचे वालों में से। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, तो आप बिल्कुल इनको अपने ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद हम लोग अपने आखिरी तरीके के हाइड्राइड्स पढ़ते हैं जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं। नाम होते हैं मॉलिक्यूलर या कोवेलेंट हाइड्राइड्स। क्या होते हैं सर ये? मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स यानी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कोवेलेंट इसलिए क्योंकि इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, और फर्दर इनको डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं लिख दूंगा यहां पर कि ये कौन बनाता है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सारे पी ब्लॉक बनाएंगे? अगर नॉर्मल एलिमेंट्स की बात करें तो सारे पी ब्लॉक बनाएंगे। नोबल गैसेस तो रिएक्ट ही नहीं करती, वो उनको छोड़ दीजिए, बाकी सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स 13 ग्रुप से लेकर 17 ग्रुप तक अपने हाइड्राइड्स बनाते हैं। इसमें 3 तरीके के हाइड्राइड्स आपको मिलेंगे। सबसे पहला
नाम होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। नाम ही बता देता है, इलेक्ट्रॉनों के मामले में गरीब है, मामला तंग है इलेक्ट्रॉन के हालातों में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और ये बनाते हैं हमारे 13th ग्रुप एलिमेंट्स जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, नीचे के जितने भी होंगे सब बनाएंगे, हम लोग इनकी बात करते हैं। 13 ग्रुप एलिमेंट्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, कोवैलेंसी 3 शो करेगा। अगर हम लोग बी की बात करें, बनाता है BH3। नॉर्मली एग्जिस्ट करता है अपने पॉलीमर के फॉर्म में डाइबोरेन B2H6, जिसके बारे में आप आगे बहुत अच्छे से सीखते हैं बनाना बॉन्ड फॉर्मेशन में। यहां पर उसकी इतनी जरूरत नहीं है, पॉलीमरिक फॉर्म में है। ध्यान से देखिए अगर इसके स्ट्रक्चर को, तो ये कुछ ऐसा रहेगा और केवल इस बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोल देते हैं। तो ये चाहेगा कि इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो चाहते हैं कि उन्हें कोई इलेक्ट्रॉन दे, उनको हम लोग बोल देते हैं, यहां पर लिखना ये सही नहीं रहेगा, उनको हम लोग बोल देते हैं कि दे एक्ट एज लुईस एसिड्स, लुईस एसिड्स की तरह काम करते हैं। बी का लेंगे BH3, Al लेंगे तो AlH3, बनाना बॉन्ड बनता है BH3 में, हम लोग सब पढ़ते हैं आगे अपने चैप्टर्स में। तो ये थे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, 13 ग्रुप एलिमेंट्स इन P ब्लॉक के। इसके बाद जो दूसरे तरीके के हम लोग मॉलिक्यूलर हाइड्राइड सीखते हैं वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज हाइड्राइड्स। प्रेसाइज का मतलब ही होता है बड़े नपे तुले, फैक्ट पे बात। क्या बोलते हैं, आई स्पीक प्रेसाइजली, यानी कि कम बात करेंगे, बिल्कुल फैक्ट पे। तो प्रेसाइज, नपे तुले, जितने चाहिए उतने होंगे। एक और चीज, इससे पहले जो हम लोगों ने अभी अभी हाइड्राइड्स पढ़े, तो ध्यान से देखिए उनमें केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हो पाए थे वैलेंस शेल में। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स होते हैं 13th ग्रुप वाले, उनमें केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, डू नॉट फॉलो लुईस ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल जो हम लोग पढ़ते आते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, उसको वो फॉलो नहीं करते। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स कौन बनाएगा भाई? 14th ग्रुप के एलिमेंट्स, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये बनाते हैं। कार्बन का हाइड्राइड कौन है भाई? मेथेन, CH4। Si का होता है SHH4, जैसे ये मेथेन, इसे साइलेन बोलते हैं। इसका होता है GeH4, जर्मेन बोलते हैं। नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉपर्टीज देखिएगा। CH4 के पास 4 बॉन्ड्स है, हालांकि टेट्राहेड्रल शेप होता है, मैं ऐसा बना दूंगा तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि कार्बन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, बड़े नपे तुले तरीके से इलेक्ट्रॉन बटे हुए हैं, इसीलिए कह देते हैं इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज हाइड्राइड्स। इनको प्रेसाइज हैं, ये जितने चाहिए उतने ही हैं, ना उससे कम और ना उससे ज्यादा। साफ सीधी सी बात है इनमें, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और हम लोग चलते हैं अपने आखिरी टॉपिक पे, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। 13 ग्रुप वाले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स बनाएंगे, 14 ग्रुप वाले इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स बनाएंगे। उसके आगे 15th ले लीजिए नाइट्रोजन फैमिली, 16th ले लीजिए ऑक्सीजन फैमिली, 17th ले लीजिए हैलोजेंस, सब बनाते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। फॉलो जरूर करते हैं ऑक्टेट रूल को। कई बार एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बोल बोल के हमको ये आदत हो जाती है, हमें लगता है इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऐसा नहीं है। ये फॉलो करते हैं ऑक्टेट रूल को, 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सर आप इनको इलेक्ट्रॉन रिच क्यों बोल रहे हैं? 8 तो उस कार्बन पे भी थे जिसने CH4 बनाया था। आइए दिखाता हूं कि इलेक्ट्रॉन रिच है कैसे। नाइट्रोजन का हाइड्राइड होता है NH3, 15th ग्रुप है। मेंडलीव या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो 5th A ग्रुप में होता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ने यहां पर बॉन्डिंग दिखाई है
और 2 अभी भी लोन पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि लोन पेयर ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ध्यान से देखिए, 6 तो इसके पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में है, 2 लोन पेयर के फॉर्म में है, तो टोटल 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं है, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन रिच क्यों है? क्योंकि 8 होने के बाद भी इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो अभी भी बॉन्डिंग नहीं कर पाया है और जरूरत पड़ने पर ये बॉन्डिंग कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ये किसी को डोनेट कर सकता है, कोई गरीब को जरूरत पड़ जाए, भाई तुम्हारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, कहेगा हाँ मेरे पास तो है, और शेयर कर लेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाता है, केमिकल बॉन्डिंग में सब आप पढ़ेंगे। तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स, और क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको ये किसी को दे सकता है, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके उनको हम लोग नाम देते हैं लुईस बेस। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दें, लुईस बेस नाम होता है। तो ये एक्ट करते हैं लुईस बेस की तरह, सारे के सारे। O पे आइए, H2O, O पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। HCl पे आ जाइए, Cl पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपको दिख रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स हैं, इसीलिए इनको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। अब जो इनमें सेकेंड पीरियड के हाइड्राइड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच में, NH3 बना हुआ है, H2O और HF, इनमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी पाई जाती है कि ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ जुड़ा है। हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, और ये शो करते हैं एक प्रॉपर्टी जिसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। केवल नाम सीखेंगे यहां पर, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई हो जाता है और इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ऊपर चला जाता है अपने एक्सपेक्टेशंस से। क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस ये कहती हैं कि किसी भी ग्रुप पे अगर आप नीचे जाएं तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, तो ऊपर वाले का सबसे कम होना चाहिए। लेकिन HF और H2O के केस में इनके ग्रुप का मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है और अमोनिया का भी बीच में पड़ता है, ना कि सबसे कम होता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं थ्योरेटिकली। तो यहां तक बात थी इनके हाइड्राइड्स की। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे ऑक्साइड से, जिसमें पढ़ेंगे वाटर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, हेवी वाटर द ऑक्साइड ऑफ ड्यूटेरियम, एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। आज केवल यहीं तक बात करेंगे। आई होप आप सब ये पढ़ते रहें एंड डू वेल, हार्ड वर्क। We'll meet again. Thank you.